हेलो गाइस, वेलकम बैक अनदर वीडियो। मेरा नाम है यश और आज मैं आपको केमिस्ट्री में करवाने वाला हूँ चैप्टर नंबर 1 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो भी स्टूडेंट इन क्वेश्चन को ड्रॉप करेगा उसके चैप्टर 1 से बिल्कुल भी नंबर नहीं आएंगे। प्लीज़ 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 इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, जिससे आप सभी लोगों तक ऐसी ऐसी चीज़ें पहुँचती रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक वीडियो ये है और एक इससे अगली वीडियो आएगी, उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे चैप्टर नंबर 1 के। ये थ्योरेटिकल पोर्शन करवा रहा हूँ और इसके जस्ट बाद ही हमारा न्यूमेरिकल, उससे पहले थोड़ा सा थ्योरी होगी जिसको हम न्यूमेरिकल में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद से आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल चैप्टर नंबर 1 के जो 100% गारंटी, 99 भी नहीं 100% गारंटी लेंगे कि वो आएंगे ही आएंगे, क्योंकि उनसे बार ज़्यादा ऐसा होगा कि उनमें सिर्फ डिजिट चेंज हो जाएंगी, लेकिन क्वेश्चन वो आपको गारंटेड मिलेंगे, पक्का मिलेंगे। और ख़ासकर यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, छत्तीसगढ़ बोर्ड, इन सभी में तो ये सभी क्वेश्चन आने ही आने हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन ये क्वेश्चन 100% आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज के क्वेश्चन किस तरीके से हमको करने हैं। सबसे पहले मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस कराए थे, मतलब कि क्वेश्चन ये थ्योरेटिकल पोर्शन कराया था कि दीर्घपरास व्यवस्था, तो हम उसको समझते हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया है ये। तो देखते हैं दीर्घपरास व्यवस्था से क्या तात्पर्य है। तो जब भी आपके सामने क्वेश्चन आ जाए तो आपको इससे रिलेटेड जितनी भी बातें हैं उसको लिख दीजिए। कैसे लिख दीजिए? दीर्घपरास व्यवस्था से तात्पर्य है कि यह लंबी श्रृंखला के रूप में चलती रहती है। सही बात है, बिल्कुल। यह क्रिस्टल ठोसों में पाई जाती है, परंतु इनकी ज्यामिति निश्चित होती है। सही बात है, इसी कारण इन्हें दीर्घपरास कहा जाता है। इसका हमने नमक का एक एग्जाम्पल दिया था इससे पिछली वाली वीडियो में, तो आपको उसमें पता चला था कि नमक के किस तरीके से उसके आयन आपस में अटैच रहते हैं, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के रूप में रहते हैं। जिस भी बच्चे ने इससे पिछली वाली वीडियो नहीं देखी है तो वो इस वीडियो को सीधे ना देखे, उससे इसमें समझ नहीं आएगा उसको कुछ भी। इन्हीं कारणों की वजह से इसे दीर्घपरासी व्यवस्था कहा जाता है। किन्हीं कारणों की वजह, सॉरी यार आपको विजिबल नहीं होगा शायद, आप देखते हैं। इन्हीं कारणों की वजह से इसे दीर्घपरासी व्यवस्था कहा जाता है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहा, आपका पहला क्वेश्चन हो गया है। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है। सेकंड क्वेश्चन नंबर 2, लघुपरासी व्यवस्था किसे कहते हैं? लघुपरासी व्यवस्था से तात्पर्य है कि इसका उल्टा कर देंगे कि यह लघु छोटी, जैसे छोटे कहता है लघु, यह लघु श्रृंखला के रूप में एक्रिस्टल ठोसों में पाए जाते हैं। ये क्रिस्टल में पाए जाते हैं और ये एक्रिस्टल ठोसों में पाए जाते हैं, परंतु इनकी ज्यामिति निश्चित नहीं होती, जिस कारण से इनको लघुपरासी व्यवस्था कहा जाता है। सिर्फ इतना लिख देंगे तो भी चलेगा। मेरा कहना ये है कि एग्ज़ाम में, बोर्ड्स एग्ज़ाम में या आपका कोई भी स्कूल एग्ज़ाम हो उससे रिलेटेड, स्कूल की तो मैं गारंटी लेता नहीं, लेकिन बोर्ड की कहता हूँ कि बोर्ड के टीचर आपको, मतलब कि मान लीजिए आपके क्वेश्चन में आया कि ठोस कठोर क्यों होते हैं, तो आप सबसे पहले मान लीजिए आपको इसका आंसर नहीं आता, तो आपको सबसे पहला काम करना क्या है कि आपको ठोस के बारे में जो भी पता है उसको लिख दीजिए। उसके बाद आप अपना दिमाग लगाइए कि ठोस कठोर क्यों होते हैं। आपके दिमाग में राइट वे में जो भी आंसर आ रहा हो, निकल कर कुछ ना कुछ तो आएगा, चाहे सही आएगा चाहे गलत आएगा, लेकिन राइट वे में। होता है कि बच्चे ऐसा नहीं कि कुछ भी लिखे हैं यहाँ पे यार कि कठोर पूछा है तो लिखे हैं ठोस मुलायम होते हैं, उल्टा सीधा कुछ भी लिखे हैं, ये ऐसे नहीं। जो भी राइट वे में आपको पता है, जैसे कि ठोस कठोर क्यों होते हैं, तो आपने ठोसों के बारे में लिखा कि ठोस के अवयवीकरण, निवृत्ति, संकुलन, मतलब कुछ भी लिखा आपने उससे रिलेटेड ठोस से, और उसके बाद एक आप सोचिए कि कठोर क्यों हो सकते हैं, उसको लिख कर आ जाइए। आप मान लीजिए 5 नंबर का क्वेश्चन है तो कम से कम मेरे हिसाब से 3 से 4 नंबर आपको कहीं नहीं गए, और हो सकता है कि पूरे भी मिल जाएं। 90% तो यही चांसेस है कि फ़ोन नंबर आ जाएंगे, लेकिन 10% ये रहता है कि अगर टीचर ने थोड़ा, मतलब कि स्ट्रिक्टली कॉपी चेक कर दी तो एक नंबर काट लेगा बस। तो पहले क्वेश्चन को पढ़ें, उसके बाद अपने बेसिस पर उसको लिखने की कोशिश करें कि वो कह क्या रहा है और क्यों कह रहा है। तो चलिए थर्ड क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं कि ठोस कठोर क्यों होते हैं। ठोस कठोर क्यों होते हैं? जब हमने ठोस अवस्था स्टार्ट किया था तो आप सभी ने, मतलब कि आप सभी के दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा। मैंने उस समय कहा था कि आपको मैं एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाऊंगा, आपको उसमें यहाँ समझ नहीं आया, हालांकि मैंने वहाँ भी समझाने की कोशिश की, लेकिन जिन स्टूडेंट्स को वहाँ पर उसका बेस, इंट्रोडक्शन समझ नहीं आया, वो यहाँ पर समझने की कोशिश करें, और इससे आसान तरीके से नहीं समझ पाओगे।
ठोस के अवयवीकरण, मतलब कि ठोस कठोर क्यों होते हैं, इसका आंसर है ठोसों के अवयवीकरण। ठोसों के अवयवीकरण निविड़ संकुलन के कारण अत्यंत पास पास होते हैं। अब आपको एक क्वेश्चन आ रहा होगा दिमाग में कि निविड़ संकुलन, तो संकुलन और निविड़ ये वर्ड है, इसको मतलब कि ये समझ नहीं आएगा आपको। संकुलन, निविड़ संकुलन, ये जो निविड़ संकुलन वर्ड है, इससे मतलब कि जो इससे लगभग इसके बाद जो सेकंड या थर्ड वीडियो होगी उसमें आपको निविड़ संकुलन के बारे में समझ आएगा कि मैं उसमें आपको संकुलन के बारे में पढ़ाऊँगा, क्योंकि संकुलन न्यूमेरिकल पोर्शन का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है। और ये इससे रिलेटेड जो संकुलन समन्वय होगा, ये मतलब कि मैं समन्वय ये सब जो वर्ड नाम ले रहा हूँ अभी तो आपको समझ नहीं आएंगे, लेकिन मैं जब सेकंड या थर्ड वीडियो उसके बाद वाली कराऊंगा तो उसमें आपको समझ आ जाएगा। आप फिलहाल ये समझिए कि ये कोई वर्ड होता है। ठोसों के अवयवीकरण निविड़ संकुलन के कारण अत्यंत पास पास होते हैं। क्या होता है? ठोसों के अवयवीकरण निविड़ संकुलन के कारण अत्यंत पास पास होते हैं। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट इसका ये हुआ कि उसके मतलब कि उसके जो कर्ण होते हैं वो अवयवीकरण पास पास होते हैं। ठोसों के अवयवीकरण पास पास होते हैं, अत्यंत पास पास होते हैं। एक बार फिर से स्टार्ट करेंगे यहाँ पर। ठोसों के अवयवीकरण निविड़ संकुलन के कारण अत्यंत पास पास होते हैं, अतः इन कणों के मध्य आकर्षण बल बहुत प्रबल होता है। आकर्षण बल के बारे में आपने पढ़ा है, तो आप वही मतलब कि आकर्षण बल बहुत प्रबल होता है, जिससे अवयवीकरण निश्चित स्थिति ग्रहण कर लेते हैं। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि मध्य आकर्षण बल, एक एग्जाम्पल के तहत अगर मैं इस बात को आपको समझाऊँ, मान लीजिए कि आप हैं, आप अपने घर में, आपके फादर हैं और आपकी मम्मी है, ठीक है, मदर, आपके फादर और मदर हैं। आपका जब बर्थ हुआ तो आपका मतलब जब बर्थ हुआ उसके बाद आप जिस घर में आप रहते हैं तो उस घर में आपकी एक इमेज या एक पोजीशन ऐसी सेट हो गई है जिससे आप हट नहीं सकते। कहने का मतलब ये है कि अब आपको मतलब कि जो जिसने आपको बर्थ दिया, आपकी मदर, उनका ही तो नाम आपका मतलब लिखा जाता है किसी भी फॉर्म पर या कहीं भी। मतलब कि कोई पूछता है कि आप का पिक के पास क्या सबूत है कि आपकी मोम से आप हो, मतलब आपकी मम्मा वो हैं, तो आप अपने मतलब कि सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट्स, कुछ और सर्टिफिकेट, जिससे ये मतलब कि ये साबित होता है कि आप इन्हीं के ही बेटे हैं। तो ये एक पोजीशन बन चुकी है आपकी। यही सीन यहाँ पर है कि जो इनके अवयवीकरण होते हैं उनमें वैद्युत आकर्षण कौन सा बल होता है? मध्य आकर्षण बल बहुत प्रबल होता है। ठीक है, तो इनकी एक इमेज सेट हो जाती है, पोजीशन सेट हो जाती है इस बल के कारण। बल यहाँ पर समझिए कि जैसे कोई बर्थ सर्टिफिकेट या कोई और डॉक्यूमेंट, जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको, बहुत प्रबल होता है, जिससे अवयवीकरण निश्चित स्थिति ग्रहण कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? निश्चित स्थिति ग्रहण कर लेते हैं तथा केवल अपनी माध्य स्थिति के दोनों ओर कंपन करते हैं। कंपन का मतलब है कि दोलन, या आगे पीछे घूमते रहते हैं, दोनों ओर घूमते रहते हैं। अतः ठोस कठोर असंपीड्य होते हैं। समझ आ गया? अगर समझ नहीं आया तो एक बार और जल्दी रिपीट करते हैं। ठोसों के अवयवीकरण निविड़ संकुलन के कारण आसपास होते हैं। ठीक है, निविड़ संकुलन के कारण आसपास होते हैं। अतः इन कणों के मध्य आकर्षण बल बहुत प्रबल होता है, जिससे अवयवीकरण निश्चित स्थिति ग्रहण कर लेते हैं। बल के कारण एक निश्चित स्थिति ग्रहण कर लेते हैं, जो पोजीशन है, तथा केवल अपनी माध्य स्थिति के, जो मतलब इस बल के बाद वो केवल अपने आगे पीछे घूमते रहते हैं। कहने का मतलब ये, उसी एग्जाम्पल को आगे बढ़ाते हैं कि मान लीजिए आपके फादर और मदर ने आपको सिर्फ इतनी ही छूट दे रखी है कि आप घर से बाहर जाएं, खेलें और फिर घर पे आ जाएं। ठीक है, तो छूट क्या है? सिर्फ आप खेलने जा सकते हैं, लेकिन आपको जब खेलना ख़त्म हो जाएगा, सब फिनिश हो जाएगा गेम, तो आपको लौट कर तो अपने घर ही जाना है नहीं? आपको समझ आ रहा होगा। ये बहुत ही अच्छा सटीक एग्जाम्पल दिया है मैंने। केवल अपनी माध्य स्थिति के दोनों ओर कंपन करते हैं। दोनों ओर कंपन करने का मतलब है कि आप घर के बाहर खेलने गए और खेल के अपने घर आ गए, आना तो आपको वहीं है। मतलब ठोस कठोर असंपीड्य होते हैं, इसी कारण से ठोस कठोर असंपीड्य होते हैं। मान लीजिए आपको ये कहानी पता है, जो मैंने एग्जाम्पल दिया उसे ना लिख दें कहीं एग्जाम में, आप उसे लिख देंगे तो आप मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको बिल्कुल भी। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए, आसानी से आप समझ जाएं, इस वजह से मैंने एग्जाम्पल दिया। मान लीजिए आपको यहाँ से लेके यहाँ तक की मतलब की नॉलेज है, तो आप खुद भी लिख सकते हैं। ठीक है ना?
अब आपके यहाँ पर 3 क्वेश्चन हो चुके हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। ठोसों का आयतन निश्चित क्यों होता है? ये भी क्वेश्चन मैंने आपको जब मैंने वहाँ पर पढ़ाया था तो आपके दिमाग में आया होगा, पक्का आया होगा। मैंने कहा था कि मैं इसको वहाँ पर भी समझाया था तो और मैं यहाँ पर भी समझा रहा हूँ। और ये जो मैं क्वेश्चन समझा रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आए हुए हैं एग्ज़ाम में और आते ही हैं। मान लीजिए इनमें से अगर एक भी क्वेश्चन लगता है ना तो वो 5 नंबर से कम का नहीं लगेगा। मैं तो ये कह रहा हूँ कि 5 का भी नहीं लगेगा, कम से कम 1 या 2 नंबर का लगेगा कम से कम, वो तो पक्का हो आपका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को कि ठोस का आयतन निश्चित क्यों होता है। ठोसों के अवयवी कणों की स्थिति निश्चित होती है। ऊपर समझाया था कि कणों की स्थिति निश्चित होती है, पता है आपको, जिस कारण से वो ठोस होते हैं, तथा इन कणों के बीच रिक्त स्थान बहुत कम होते हैं। जो अवयवी कणों की, मान लीजिए कोई भी चीज़ है, उसकी पोजीशन वहाँ पर सेट है, वही वाला एग्जांपल आगे बढ़ाएंगे। उसकी पोजीशन अगर सेट है कि आप वहीं पर टिके रहेंगे या वो सेट है तो उसके मतलब वहाँ से जाने की चांसेस 99% है, नहीं है तो 1% चांस है। तो यही मतलब कि उनके बीच गैप होगा वो बहुत कम है, जिस कारण से बहुत कम होता है। कणों की गति बहुत कम होती है, अतः कण गति करने के लिए स्वतंत्र नहीं होते। अब आते हैं इस पर पिछले वाले एग्जाम्पल पर। जो पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, कहने का मतलब ये है कणों के बीच के रिक्त स्थान बहुत कम होते हैं। ठीक है, आप भाई घर से बाहर जा रहे हैं तो मतलब आपने मान लिया आपकी लड़ाई हो जाती है कहीं बाहर जाने के बाद लड़ाई हो जाती है तो मतलब बहुत सी सिचुएशन ऐसी पैदा होती हैं कि घर वाले आपको कुछ दिनों के लिए बाहर निकाल देते हैं। आप लड़ते हो, मतलब कि कुछ भी करके आप लड़ते हो, इस वजह से हम आपको बाहर निकालें। तो सभी नहीं निकालते, सिर्फ कहते हैं। मेरा मानना यह है कि कहते हैं, अधिकतर कभी कभी निकाल देते हैं 1 आध दिन के लिए, 2 दिन के लिए, लेकिन फिर से आप वापस लौट कर आते हैं, आपके घर वाले आपको बुला कर लेके आते हैं। मतलब जो निकालते हैं वही तुरंत, हालांकि अधिकतर पोजीशन में होता है कि 1 ही 2 घंटे में आ जाते हैं। तो मतलब कि आपको ये इस चीज़ की तरह समझिए कि जो मतलब कि रिक्त स्थान है तो वो आपकी जगह है, आपके घर में आपकी जगह तो है ही, एक इमेज सेट तो है ही आपकी कि हाँ आप ऐसे हैं वैसे हैं, जैसे भी हैं आप अच्छे हैं तो आप उनके, तो इस वजह से उनके बीच जो स्थान होता है, खाली स्थान, वो बहुत कम होता है। मतलब कि आपके परिवार और आपका जो बॉन्ड है वो बहुत ही टाइट बॉन्ड है, जिस चीज़ की वजह से अतः कण गति करने के लिए स्वतंत्र नहीं होते। उसके बाद से, लड़ाई की बात से आपको समझ आता है कि ऐसे नहीं करते, इस वजह से हमारे साथ ये हो सकता है या वो हो सकता है, इस वजह से आप लड़ाई नहीं करते। तो ये कहा गया है यहाँ पर कि अतः कण गति करने के लिए स्वतंत्र नहीं होते, कण गति करने के लिए स्वतंत्र नहीं होते। इसी कारण की वजह से कण आप आगे से लड़ाई नहीं करते। ये यहाँ पर समझिए कि कण गति करने के लिए स्वतंत्र नहीं होते। समझ आ रहा होगा आपको? थोड़ी देर मतलब कि आप सोच रहे होंगे कि हम एग्जाम्पल पे फोकस करें या फिर स्टडी पे फोकस करें। पहले आप एग्जाम्पल पे फोकस करें, एग्जाम्पल को रिलेट करें इस क्वेश्चन से, तो आपको ना तो याद करने की जरूरत, लेकिन हाँ जब एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आएगा तो आप उस एग्जाम्पल से इसको थियोरेटिकल बहुत ही आसानी से लिख देंगे। चलते हैं फिर आगे और देखते हैं क्या है। 1 मिनट, पेन नीचे गिर गया। इन पर दाब का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, इन पर दाब का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अतः आयतन निश्चित होता है। ठीक है, अब उस एग्जाम्पल को आगे बढ़ाएं तो ये है कि इन पर दाब का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मान लीजिए आपका कोई फ्रेंड है जो लड़ाकू है, आपको कितना भी फोर्स कर लेगी, आप भाई लड़िए, मेरे लिए लड़िए, वो लड़िए, आप उससे साफ कह देंगे कि भाई मेरे फैमिली वाले परमिशन नहीं देते हैं लड़ने की, इस वजह से मैं यहाँ पर नहीं लड़ सकता, अतः आयतन निश्चित होता है। ठीक है, समझ आ गया होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 5, कांच को अतिशीतल द्रव क्यों माना जाता है? कांच अक्रिस्टल ठोस है, इसका गलनांक निश्चित नहीं होता। कांच अक्रिस्टल ठोस है, ये तो आपको पता ही है, हमने जब एग्जांपल दिया था उसमें कुछ ग्रेफाइट वगैरह का भी एग्जांपल दिया था वहाँ पर। इसका गलनांक निश्चित नहीं होता, इन्हें गर्म किए जाने पर द्रवों के समान बहने का प्रभाव प्रवृत्ति रखते हैं। क्या है ये? कांच को अतिशीतल द्रव इस वजह से कहा जाता है, होता तो ये कठोर ही है, मतलब ठोस ही है। जब इनको गला देते हैं, मतलब ठोस को हमने, मतलब कांच को हमने एक गलनांक, मान लीजिए कुछ 100 डिग्री टेम्परेचर पे हमने इसको हीट करने के लिए रख दिया और ये गल गया,
तो जो अधिकतर ठोस ऐसे पाए जाते हैं जो मतलब कि जैसे गिलास से गिलास को पलटते हैं तो बहने की प्रवृत्ति रखते हैं, पानी 1-2 सेकंड में एकदम तुरंत गिलास में आ जाएगा। लेकिन कठोर जो होते हैं वो कम से कम भी 50-60 सेकंड, 1 मिनट से भी ज़्यादा समय लेते हैं मतलब दूसरे गिलास को में आने में। अधिकतर तो आते ही नहीं हैं। लेकिन कांच एक ऐसा वो है जो सामान्य रूप से पानी की तरह बह जाता है, ठीक है। यद्यपि यह बहुत धीमी गति से होता है। मैंने आपको समझाया कि ठोस अधिक नहीं होते, मतलब ये धीमी गति से होते हैं। अतः इन्हें अतिशीघ्र द्रव माना गया है। इन्हीं कारणों की वजह से इन्हें अतिशीघ्र द्रव माना गया है। इसे आभासी ठोस भी या छद्म ठोस भी कहा जाता है, ठीक है। आभासी, छद्म और एक चीज़ और पढ़ी है आपने कहीं पर भी, ये दोनों चीज़ें आ जाएंगे। मान लीजिए छद्म ठोस क्या होते हैं तो तुरंत आप कांच के बारे में बोल दीजिए, यहाँ पर कांच के बारे में लिख दीजिए, कांच के एग्जाम्पल दीजिए, जो भी है। बस यही है भाई, जब भी कोई भी क्वेश्चन आए तो आप पहले तो घबराए नहीं उसे देखकर कि यार मेरे को तो पता ही नहीं है। आपने पढ़ा होता है, जो भी स्टूडेंट्स अच्छे से अपना पूरा सिलेबस करता है ना, उसमें पढ़ा सब चीज़ें होती हैं, लेकिन वो थोड़ी सी जल्दबाजी में या कुछ भी किसी भी तरीके से उसको मतलब कि जल्दबाजी में नहीं कर पाता। लेकिन हाँ, अगर आप 2 से 2 मिनट का समय दें, समय देने के बाद उसको आज पढ़कर उससे अपने माइंड में क्वेश्चन का आंसर ढूंढने की कोशिश करें तो 99%, 100% भी आंसर मिल जाता है और बच्चों के अच्छे नंबर भी आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। एक ठोस के अपवर्तनांक का सभी दिशाओं में समान मान प्रेषित होता है। इन ठोसों की प्रकृति पर टिप्पणी कीजिए। क्या विदलन गुण प्रदर्शित करते हैं? विदलन गुण प्रेक्षित होता है, ये सब चीज़ें भी बताते हैं इसके आंसर में। उत्तर, ठोस के अपवर्तनांक का मान सभी दिशाओं के समान प्रेक्षित हो रहा है, अतः यह समदैशिक तथा अक्रिस्टल ठोस है। आप इस क्वेश्चन का आंसर आसानी से याद करिए। इसका जो मतलब कि जो मैं इसे समझा रहा हूँ इसको मैं नहीं समझा पाऊँगा क्योंकि आपको अपवर्तनांक, प्रेक्षित मान, विदलन गुण नहीं पता है। इसको मैं आपको इस मतलब अगली वीडियो में 2-3 वीडियो में आपको इसका आंसर आसानी से मिल जाएगा। मैं इस पर दोबारा लोड कराऊँगा इस आंसर पर। इस आंसर को मैं आपको दोबारा ही कराऊँगा। तो बस आज की वीडियो में इतने ही, चलते हैं फिर। तो गाइस, मैं आपको क्लास 11-12 का फुल सिलेबस, PCM, हिंदी, इंग्लिश वगैरह जो भी आपका सब्जेक्ट है, मैं आपको सारे कराने की कोशिश करूँगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बोर्ड में 90% दिलाने की आपको पूरी कोशिश करूँगा और दिलवाऊँगा ही, कोशिश नहीं, मैं दिलवाऊँगा ही आपको। तो आप चैनल को ऐसे ही सपोर्ट करते रहें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल पर आते रहें और पढ़ते रहें आसानी से। थैंक यू गाइस, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।